Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. Students, आज मेरे थ्रोट में थोड़ा इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा पेन हो रहा है. इसलिए आज का सेशन में शॉर्ट रखूँगा और अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उसको मैं कल कवर कर लूँगा या जैसे ही तबीयत मेरी पूरी तरह से ठीक होगी मैं उसको कवर कर लूँगा. आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको जल्दी से देख लेंगे. बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन आज नहीं कर पाएंगे. एक करेक्शन है कल के एनालिसिस से. कल मैंने आपको बताया था अबाउट दिस गैलेक्सी जेड्स GS-Z14. इसको ऑब्जर्व किया है नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप ने. और कल मैंने बताया था कि दिस गैलेक्सी इज़ वेरी क्लोज टू दिस जेम्स वेब टेलीस्कोप, बट ऐसा नहीं है. दिस गैलेक्सी इज़ क्लोज टू द बिग बैंग, और यू मे से दिस गैलेक्सी वाज क्रिएटेड राइट आफ्टर few years of Big Bang event, क्योंकि Big Bang happened about 13.8 billion years ago, which led to formation of this universe. And this galaxy was created about 290 million years after Big Bang. So on this large scale of 13.8 billion years, the 290 million years is a small number only. तो आप कह सकते हैं कि ये जो गैलेक्सी है ये बिग बैंग इवेंट के कुछ ही वक्त के बाद बना है. इनफैक्ट जो यूनिवर्स का एज है 13.8 बिलियन ईयर्स, उस एज में जो बिगिनिंग से 2% तक जब टाइम पूरा हो गया था, 2% तक जब टाइम पूरा हो गया था, तब ये गैलेक्सी बना है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. यस्टरडे आई हैड सेड अदरवाइज. बाकी सारी चीज़ें तो ठीक थी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हुबल टेलीस्कोप को रिप्लेस किया है. जेम्स वेब टेलीस्कोप इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन हुबल टेलीस्कोप. एवरीथिंग वाज राइट, बट एज फार एज द करेंट इन्फॉर्मेशन वाज देयर, वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया है. ये गैलेक्सी काफ़ी पुराना है और ये बिग बैंग इवेंट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था. उसके कुछ ही समय बाद 290 मिलियन ईयर्स के बाद ही हो गया. यानी कि यूनिवर्स की जितनी भी एज है उस एज के 2% टाइम बीतने के बाद ही ये गैलेक्सी वाज क्रिएटेड. सो दैट मीन्स this telescope has been able to observe one of the earliest existing galaxy. Surprisingly, this galaxy is still very bright and big. ये सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी पहले बना है. इट वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूनिवर्स इन्फेंसी, मतलब यूनिवर्स बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में था तब बना है. तब भी ये गैलेक्सी इतना ब्राइट और बिग है. इट इज़ अ सरप्राइजिंग फैक्टर. अभी आसाम ट्रिब्यून का आज का पहला टॉपिक है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. आसाम ट्रिब्यून में ये आर्टिकल आया था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. इंडियन पॉलिटी GS पेपर 2 से रिलेटेड है ये टॉपिक. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो नॉर्मली हमारे देश में फॉलो होता है फॉर इलेक्शन इन लोकसभा, इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल बॉडीज, वहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का प्रोसेस फॉलो होता है, जिसमें जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं उनमें से जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं, सबसे ज़्यादा वोट्स मिल जाते हैं, वो कैंडिडेट इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाता है. फॉर एग्जांपल ये 4 कैंडिडेट्स इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और इस कैंडिडेट को 32% सीटें मिल गई और बाकी सबको मिलाकर के अगर 68% सीटें भी मिली हैं तब भी इस कैंडिडेट को इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. फॉरगेट अबाउट 32. अगर मान लीजिए कि इन दोनों को 25-25 मिलता है और इनको 24% मिलता है और इनको 26% भी मिल जाता है, तो भी सी विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. मतलब बाकियों से आपको अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा वोट मिल गई है तो एज पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यू विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड और विक्टर. तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज sometimes criticized because it produces disproportional results. डिसप्रोपोर्शनेट रिजल्ट्स का एग्जाम्पल देखते हैं. 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में जो रूलिंग पार्टी इमर्ज होकर के आई, भारतीय जनता पार्टी, उसको वोट्स मिले थे 37.6% ओवरऑल अगर वोट्स की बात की जाए, लेकिन सीटें मिल गई थी 55.5%. क्यों? क्योंकि
हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर थोड़ा सा भी उसके कैंडिडेट को ज़्यादा वोट्स मिल गए तो कैंडिडेट जीत गए। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर थोड़े से भी वोट ज़्यादा मिल गए तो कैंडिडेट विक्टोरियस हो गए। और इस कारण से ओवरऑल भले वोट्स कम ही हों, ओवरऑल भले वोट्स का मेजॉरिटी ना हो, लेकिन सीटों की मेजॉरिटी मिल गई। बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए 2014 लोकसभा इलेक्शन में, तो थर्ड लार्जेस्ट वोट शेयर था बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी का। 4.2% वोट्स मिले थे बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी बहुजन समाज पार्टी, एक भी सीट नहीं जीत पाई, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी इन टर्म्स ऑफ वोटिंग शेयर। क्योंकि हर जगह कैंडिडेट्स को वोट तो मिले, लेकिन कैंडिडेट्स हार गए। कैंडिडेट दूसरे या तीसरे नंबर पे थे, कैंडिडेट्स हार गए। तो लोग चाह रहे हैं, उस पार्टी के लिए सपोर्ट भी है, फिर भी उस पार्टी का एक भी कैंडिडेट जीत करके नहीं आ रहा है। तो ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का? इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में कैसा रहता है कि कैंडिडेट्स इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करते, वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज आपस में इलेक्शन कंटेस्ट करती और लोग कलेक्टिव तरीके से वोट देते हैं। मैंने इस पार्टी को वोट दिया, मान लीजिए कि ये पार्टियां हैं ABC, DEF, GHI, JKL, MNO, ये 5 पार्टियां हैं। ABC को मिली 60% वोट्स, 60% लोगों ने ABC को वोट दिया। तो जो लेजिस्लेटिव बॉडी होगी उसमें अगर 100 सीटें हैं तो उसमें से 60 सीटें ABC पार्टी को जाएंगी। अब वो 60 रिप्रेजेंटेटिव्स ABC अपने तरफ से भेजेगा जिनको भी भेजना चाहता है। तो बेसिकली इलेक्शन इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में people, voters vote for the party, not for the candidate. Number of seats won by a political party should be in proportion of the numbers of votes received. इसको 60% वोट्स मिले तो इसको 60% सीटें मिल जाएंगी। यानी कि अगर 100 सीटों की बॉडी है लेजिस्लेटिव बॉडी, तो इसमें से ABC को 60 सीटें मिल जाएंगी। DEF को 20% वोट्स मिले तो DEF को 20 सीटें दे दी जाएंगी। GHI को 10% वोट्स मिले तो GHI को 10 सीटें दे दी जाएंगी, लाइकवाइज। तो जितना परसेंट आपका वोट शेयर है उतना आपको सीट अलॉट कर दिया जाएगा इन द लेजिस्लेटिव बॉडी, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसके अलावा कुछ और भी होती हैं, मेनली तो 2 ही इलेक्टोरल सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू इलेक्शन होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो भारत के अंदर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज में इस्तेमाल किया जाता है। राज्यसभा और प्रेसिडेंशियल वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल होता है। वो सब आप पॉलिटी क्लासेस में पढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ मैं ब्रॉडर डिटेल्स में जा रहा हूँ, ब्रॉडर आइडियाज डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक हो गया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, दूसरा हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कुछ देशों में रैंक्ड वोटिंग सिस्टम भी है, जहाँ पे आप सीधा सीधा जाकर के अपना वोट नहीं देते हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए या किसी भी पार्टी के लिए, आप रैंकिंग लगाते हैं। ठीक है, रैंकिंग कि मैं पहला वोट इनको, सबसे पहले मेरा वोट इनको, अगर ये नहीं तो फिर दूसरे नंबर पे। एंड इस तरीके का राज्यसभा वोटिंग में भी मोटा मोटा होता है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उसको आप कह सकते हैं। स्कोर वोटिंग सिस्टम, स्कोर वोटिंग सिस्टम में अलाउज द वोटर टू स्कोर, गिव स्कोर टू द कैंडिडेट्स, कि मैं इस कैंडिडेट को 60% स्कोर दूंगा, इसको 30% दूंगा, इसको 10% दूंगा, ऐसे स्कोर भी दिया जाता है। बट द 2 मेजर इलेक्टोरल सिस्टम्स आर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो हमारे देश में फॉलो किया जाता है, उसके फायदे कई सारे हैं। सिंपल है, इजी फॉर द वोटर्स, भैया इनको सबसे ज़्यादा सीट मिल गई तो ये जीत गए, सबसे ज़्यादा वोट मिल गए तो ये जीत गए। ऑफिशियल्स के लिए भी मैनेज करना आसान है। स्टेबिलिटी टू द पॉलिटिकल सिस्टम, होता क्या है कि जिस मतलब इसमें मेजॉरिटी बना पाना आसान है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में इतनी सारी पार्टियां हो जाएंगी, सबके पास 10-10, 20-20, 30-30 सीटें हो जाएंगी, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ तो वोट मिलेगा ही। उससे फिर स्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम में बनाए रखना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव हम चुन करके भेजते हैं, तो फिर हम उस रिप्रेजेंटेटिव से प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताओ ये काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में तो हम लोग पार्टी को वोट देते हैं, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में देयर इज वन
फेस वन पर्सन एटलीस्ट अकाउंटेबल ऑन बिहाफ ऑफ दैट पार्टी। जैसे हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मान लीजिए कि बीजेपी को या कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया और वो जीत गया, तो आगे से अगर कुछ भी काम करवाना होगा तो उससे जाके पूछेंगे ना, बोलेंगे ना कि भैया हमने तुमको वोट दिया है, काम करवाओ। तो अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में नहीं होती। स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी, क्या होता है कि अगर हर एक छोटे दलों को, सारी पार्टियों को कुछ सीटें मिल गई हैं, पार्टियां बनेंगी रिलीजन के लाइन पे, कास्ट के लाइन पे, और सबको कुछ सीटें मिलेंगी, तो इससे क्या होगा कि देश के अंदर कास्ट बेस्ड डिवीजन, रिलीजन बेस्ड डिवीजन जो है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया गया तो पार्टियां बनेंगी कास्ट के लाइन पे, रिलीजन के लाइन पे, और देश के अंदर फिर डिविजनरी में जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। वहीं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सबको पता है कि एक या दो मेजर कैंडिडेट ही होते हैं, एक या दो ही पार्टी होती है, बहुत सारी पार्टियां बना के फायदा है नहीं, क्योंकि वो एक भी सीटें नहीं जीत पाएंगी। आपको देखा कैसे आपने बीएसपी 4% वोट्स होने के बावजूद भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो फिर लोग जो हैं मेजर पार्टीज को वोट देते हैं, मेजर पार्टीज के कैंडिडेट को वोट देते हैं, अपने बीच के कास्ट या रिलीजन के डिफरेंसेस को भुला करके। ये सब फायदे हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के, लेकिन नुकसान भी है। माइनॉरिटी ग्रुप्स को कोई रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं पाता है और नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव। मैंने आपको बताया कैसे एक पार्टी को 37% सीटें मिलती हैं, लेकिन 37% वोट्स मिलते हैं, बट 55% सीटें मिल जाती हैं उसको। छोटी पार्टियों का कोई चांस नहीं बनता, वो एक भी सीटें जीतना उनके लिए कठिन हो जाता है, लोकल इश्यूज नेग्लेक्ट होते। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपके जीएस पेपर 2 में एक टॉपिक है, कंपेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये प्रश्न मैंने आपको दिया है, जहां पे इंडिया का फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को न्यूजीलैंड के मिक्स्ड मेंबर से प्रोपोर्शनल सिस्टम से कंपेयर करके दिखाया गया है, और उस पर यह प्रश्न दिया गया है। एक बार हिंट्स पढ़ लीजिएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड का आपको मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम तो पता होगा नहीं, पढ़ लीजिएगा। बेसिकली न्यूजीलैंड में वहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भी है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी है। आधी सीटें उनके लेजिस्लेटिव बॉडी में, पार्लियामेंट के अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से पूरी होती हैं, आधी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से पूरी होती हैं। इस तरीके से दोनों के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर को वो रिटेन करने की कोशिश करते हैं। Next is China's Chang'e 6 mission on the far side of the moon. This topic is important from our syllabus GS paper 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि मून का नियर साइड या फार साइड होता क्या है। देखिए, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये बात आपको पता है। एट द सेम टाइम वो अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है। और मजे की बात यह है कि वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है लगभग 28 दिनों में, और अर्थ के अराउंड एक रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट करता है 28 दिनों में। दोनों ही चीजें वो 28 दिनों में करता है, एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन 28 डेज में, और एक पूरा का पूरा रोटेशन भी 28 डेज में। इस कारण से कहा जाता है कि द अर्थ हैज टाइडली लॉक्ड द मून। अर्थ ने ऐसे लॉक किया है मून को अपने अराउंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, कि रिवॉल्यूशन और रोटेशन बिल्कुल एक साथ चल रहा है, एक टाइम पीरियड में चल रहा है। टाइडल लॉकिंग बाय अर्थ ऑफ द मून। जो सेम टाइम पीरियड होने से हो क्या रहा है रोटेशन का और रिवॉल्यूशन का, कि मून का एक ही साइड हमेशा अर्थ के सामने होता है, यही वाला साइड अर्थ के सामने होता है बिकॉज ऑफ दिस टाइडल लॉकिंग। टाइडल लॉकिंग बिकॉज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन बोथ हैव सेम टाइम पीरियड। इस कारण से मून का सेम साइड ही, यही वाला साइड ही अर्थ के हमेशा सामने होता है। और ये वाला साइड जो अर्थ के सामने होता है, फिर उसको नाम दे दिया गया नियर साइड ऑफ द मून, और जो अपोजिट साइड है उसको कह दिया गया फार साइड। फार साइड ऑफ द मून को कभी कभार हम लोग डार्क साइड भी कह देते हैं, क्योंकि इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ, बट दैट डज नॉट मीन कि द फार साइड डज नॉट रिसीव सनलाइट। ऐसा नहीं है। वो डार्क साइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्थ से वो दिखता नहीं है, बट उसको सनलाइट मिलता है। जब सन के वो सामने आएगा तो उसको सनलाइट मिलेगा। तो अगेन मैं बता रहा हूं, अर्थ ने मून की कर रखी है टाइडल लॉकिंग,
जिस कारण से एक ही पार्ट ऑफ द मून अर्थ के सामने रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं नियर साइड। दूसरा जो अपोजिट पार्ट हो गया उसको कहा जाता है फार साइड, ऑल्सो नोन एज डार्क साइड। इट इज नोन एज डार्क साइड बिकॉज इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बट दैट डज नॉट मीन कि द डार्क साइड या फार साइड डज नॉट रिसीव सनलाइट। जो मून का नियर साइड है वो कुछ ऐसा दिखता है, उस पर कई सारे ऐसे पैचेज हैं जिसको मारिया कहते हैं। तो कई सारे फिल्मी गाने भी बनते हैं कि चांद में भी दाग है, ये वही दाग है मारिया जिसको कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। और वो जो दाग है वो मेनली नियर साइड में ही है, फार साइड में नहीं है। तो ये तो हो गया मून का नियर साइड एंड फार साइड। द नियर साइड इज अबाउट 60% एरिया ऑफ द मून। अब करंट न्यूज ये है कि चाइना का जो लूनर मिशन है, जिसको उन लोगों ने नाम दिया है चांगे मिशन, उसमें उन लोगों ने अभी तक 6 स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। तो जो रिसेंटली स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है चांगे 6 मिशन, वो मून के फार साइड पे लैंड किया है उसने। और इसके साथ चाइना दुनिया का अकेला ऐसा देश बन गया जिसने मून के फार साइड पे 2 बार लैंडिंग कर दी। इनफैक्ट चांगे 4 मिशन भी मून के फार साइड में लैंड हुआ था। दैट वाज अ लैंडर एंड रोवर मिशन, सॉफ्ट लैंडिंग की थी चांगे 4 ने। अब चांगे 6 ने भी मून के फार साइड में लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग। जबकि दुनिया का कोई भी और देश या स्पेस एजेंसी मून के फार साइड में लैंड नहीं कर पाया है अभी तक। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसका भी जो चंद्रयान 3 लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था, दैट लैंडेड ऑन द नियर साइड ऑफ द मून ओनली, नॉट ऑन द फार साइड। तो चाइना का चांगे मिशन, चांगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, चांगे 4 and Chang'e 6 have landed on the far side. Chang'e 5 and Chang'e 6, इनका काम क्या रहेगा? To retrieve rock samples from the moon surface. तो Chang'e 5 had brought rock sample from the moon surface in 2020. It had landed on the near side of the moon, while Chang'e 6 has landed on the far side, like Chang'e 4. And like Chang'e 5, it will be bringing rock sample from the moon surface. तो Chang'e 6 सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, फार साइड में लैंड भी किया, वहां से रॉक सैंपल भी लेकर के आएगा। टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अग्निबाण रॉकेट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी अग्निकुल कॉस्मोस ने एक सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च किया है फ्रॉम श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में इसरो का लॉन्च फैसिलिटी है, हमारी स्पेस एजेंसी इसरो का लॉन्च फैसिलिटी है। उस लॉन्च फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी अग्निकुल कॉस्मोस ने एक रॉकेट लॉन्च किया। उस रॉकेट का नाम है अग्निबाण। इस रॉकेट की खासियत ये है कि इसमें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लगा हुआ है। 3D प्रिंटिंग मैं आपको बता चुका हूं, लेयर बाय लेयर एडिटिव प्रिंटिंग। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लगा हुआ है इस अग्निबाण में, और इस अग्निबाण को लॉन्च किया अग्निकुल ने फ्रॉम श्रीहरिकोटा, विच इज लॉन्च फैसिलिटी ऑफ इसरो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत के धरती से किसी प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट भेजा है स्पेस में। इसके पहले भी स्काई रूट एरोस्पेस ने साल 2022 में विक्रम नाम का रॉकेट भेजा था स्पेस में। विक्रम नाम रखा गया था उस रॉकेट का इन रिकॉग्निशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ विक्रम साराभाई, हु इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया था इनकोस्पार, विच वॉज लेटर रिनेम्ड एज इसरो। तो विक्रम साराभाई को रिस्पेक्ट देते हुए विक्रम नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया था स्काई रूट एरोस्पेस ने साल 2022 में। तो कभी भी प्राइवेट स्पेस एजेंसीज का नाम अगर आए, उस पे इंडियन प्राइवेट स्पेस एजेंसीज के बारे में अगर आपको लिखना हो, तो आप 2 नाम याद रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस और उसका इंजन उसका रॉकेट विक्रम रॉकेट, और अग्निकुल कॉस्मोस उसका रॉकेट अग्निबाण रॉकेट।
Next article is about PM Kisan scheme. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत फार्मर्स को 6,000 रुपए दिए जाते हैं हर साल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹2,000 ईच. पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. सीधा उनके अकाउंट में पहुंच जाता है पैसा. इनिशियली पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत सिर्फ उन फार्मर्स को पैसा मिलना था जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी कि जिनकी लैंड होल्डिंग साइज 2 हेक्टेयर या उससे कम है. लेकिन बाद में सरकार ने ये लिमिटेशन को वापस ले लिया. नाउ ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स आर एलिजिबल फॉर अवेलिंग बेनिफिट अंडर पीएम किसान स्कीम. पीएम किसान स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि पूरी तरीके से इसकी फंडिंग भारत सरकार की तरफ से आएगी और इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. हाल फिलहाल में न्यूज क्या निकल करके आया है कि अबाउट 1.16 लाख फार्मर्स ने वॉलेंटरी विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम पीएम किसान स्कीम. ये वॉलेंटरी विड्रॉल के लिए एक ऐप लॉन्च किया था भारत सरकार ने पिछले साल, पीएम किसान मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट लास्ट ईयर, विच इनेबल्स फार्मर टू वॉलेंटरी एग्जिट द स्कीम. कि आप अगर चाहते हैं तो इस स्कीम से आप खुद ही एग्जिट कर जाएं. अब सवाल ये उठता है कि सर, आपके मन में उठेगा कि आखिर किसी को 6,000 रुपये साल में मिल रहे थे तो उससे कोई जानबूझ करके एग्जिट क्यों करेगा. तो देखिए, एग्जिट करने के पीछे 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं. भारत सरकार ने पिछले साल से थोड़े से रूल्स स्ट्रिंजेंट कर दिए थे विथ रिस्पेक्ट टू पीएम किसान स्कीम कि फार्मर्स उन्हीं को 6,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा जो मैंडेटरी तरीके से सीडिंग कर रहे हैं अपने खेतों की. मतलब खेतों में फसल उगाते हैं, उन्हीं फार्मर्स को पैसा मिलेगा. लैंड सीडिंग का प्रोविजन लाया गया था. तो इससे जो एब्सेंट लैंडलॉर्ड्स हैं कि खेत पड़ा हुआ है गांव में, वहाँ कोई खेती वेती करता नहीं है, शहरों में रह रहे हैं लेकिन पीएम किसान के अंतर्गत 6,000 रुपये भी उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को ये बेनिफिट ना मिले, इसके लिए सरकार ने मैंडेटरी प्रोविजन लगाया था लैंड सीडिंग प्रोविजन का. उस कारण से कई सारे लोग इनएलिजिबल हो गए होंगे. सरकार ने ये प्रोविजन स्ट्रिंजेंट तरीके से पिछले साल इंप्लीमेंट करना शुरू किया. कई सारे लोग इनएलिजिबल हो गए होंगे तो उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, वॉलेंटरी विड्रॉ कर लिया. दूसरा, लिंक करना था आधार से. तो आधार से अब लिंक करना होता है बैंक अकाउंट को टू अवेल बेनिफिट अंडर पीएम किसान स्कीम. तो इस कारण से कई सारे ऐसे लोग जो एलिजिबल भी नहीं थे इस स्कीम के लिए, बट फॉल्स तरीके से, फ्रॉड तरीके से उन्होंने अप्लाई कर दिया था, उन लोगों ने भी विड्रॉ किया होगा, ऐसा मानना है. जिस कारण से लगभग 1,16,000 फार्मर्स ने वॉलेंटरीली विड्रॉ किया है. बट ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है कि लोगों ने विड्रॉ किया है. ये आर्टिकल मैंने इसलिए कवर किया ताकि आपको पीएम किसान स्कीम के बारे में बता दूं. टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट SN सेन साहब, और विथ रेफरेंस टू ऋग्वेदिक एंड इंडस वैली पीपल, द करेक्ट आंसर इज 1 and 3. Assam State Pollution Control Board created under Water Act of 1974. That's all from our side for today. Thanks for watching.